माँ, मैं इतनी देर से राधा को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है। पड़ोसियों के घर खेलने गई है क्या? अरे अभी तो यही पर थी, जरा देखकर तो आ, बबीता बहन जी के घर तो नहीं चली गई। राधा को ज्यादातर उसके बड़े 5 भाई ही खिलाते थे। कभी कभी जब वो घर पर नहीं होते थे तो वो अपनी पड़ोस की सहेली निधि के घर पर खेलने चली जाती थी। बल्लू उसे निधि के घर ढूंढने गया। अरे काकी, राधा तुम्हारे घर आई है क्या? नहीं बेटा, आज तो राधा यहाँ पर नहीं आई। तुम्हें पता तो है ना, निधि अपने मामा जी के घर गई है और निधि के बिना राधा यहाँ पर कभी नहीं आती। अच्छा, तो फिर ये लड़की चली कहाँ गई? पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिल रही। गली के बाकी बच्चों के साथ खेलती हुई तो नहीं कहीं चली गई, जरा एक बार पूछ कर देख लो सबसे। बल्लू गली के मोहल्ले में सबसे पूछता है, लेकिन राधा कहीं नहीं मिलती। वो घर आकर सबको ये बात बताता है तो सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे ऐसे कहाँ चली गई हमारी गुड़िया? हम पांचों अलग अलग दिशाओं में ढूंढने के लिए जाते हैं। उसकी तस्वीर ले लेते हैं, लोगों से पूछने में आसानी होगी। राधा के 5 भाई उसकी एक तस्वीर लेकर अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अरे भाई साहब, ये मेरी बहन की तस्वीर है। आज सुबह से ही कहीं मिल नहीं रही है। आपने इसे कहीं देखा है क्या? अरे नहीं भैया, मैंने तो किसी बच्ची को नहीं देखा। बहन जी, आपने इस बच्ची को कहीं देखा है क्या? पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी इसने। हाँ, मैंने शायद इस बच्ची को देखा है। कुछ लोग कुआं पूजन के लिए जा रहे थे, शायद ये भी उन्हीं के साथ जा रही थी। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। बल्लू जल्दी से दौड़ता हुआ गांव के कुएं की तरफ जाता है तो राधा वहाँ पर खड़ी हुई रो रही थी। राधा को देखकर उसकी सांस में सांस आती है। वो जल्दी से राधा के पास जाता है। राधा, डरो मत, मैं आ गया हूँ। भैया। राधा रोती हुई अपने भाई बल्लू से लिपट जाती है। बल्लू उसे गोदी में उठाकर घर ले आता है। राधा के घर आते ही उसके 5 भाई उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। तुझे कितनी बार कहा है कि इस तरह बिना बताए मत जाया कर। अभी अगर तू कहीं खो जाती तो क्या होता? हाँ, वो तो अच्छा हुआ उस औरत का जो उसने मुझे बता दिया कि उसने तुझे कुआं पूजन करने वाली औरतों के साथ देखा था। माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। आज के बाद जब भी मुझे कहीं जाना होगा तो मैं आप लोगों के साथ ही जाऊंगी। राधा ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसका पेट जोर से गुड़गुड़ करता है। अरे तेरे पेट से तो गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। लगता है कुछ ज्यादा ही भूख लगी है तुझे। चल कर खाना खाते हैं। राधा के 5 भाई उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। बचपन से ही राधा को अपने भाइयों से बहुत लाड प्यार मिला था। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और राधा भी अब 15 साल की हो जाती है। जितनी बड़ी होती जा रही है ना, उतनी ही नटखट होती जा रही है तू। ऊपर से तेरे भाइयों ने तुझे और सर पर चढ़ा रखा है। हाँ, तो अब मैं अपने 5 भाइयों की इकलौती लाडली बहन हूँ, तो मेरे भाई तो मुझे सर पर चढ़ाकर ही रखेंगे ना। तू इधर आ। तू खाना खाती है या आज डंडा हाथ में लेकर तेरी पिटाई करूं? अरे माँ, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम क्या अब भी मुझे डंडे से पीटोगी? अरे कौन हमारी राधा को डंडे से पीटने की बात कर रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई है? इतनी हिम्मत तुम्हारी माँ की हो गई है। जिस दिन भी घर में करेली की सब्जी बनती है, ये लड़की खाना ही नहीं खाती। अब क्या इसके लिए 56 भोग बनाकर लाऊं? तुम रहने दो माँ। अगर हमारी बहन को करेली की सब्जी नहीं खानी है तो वो उसे नहीं खाएगी। चल राधा, तू थोड़ा इंतजार कर। मैं बाजार से तेरे लिए गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ खस्ता कचौड़ी लेकर आता हूँ। वाह वाह, कितने अच्छे भाई है मेरे। काश हर बहन को आपके जैसे भाई मिले। अच्छा, मस्का लगाना बंद कर, और जब तक मैं तेरे लिए कचौरी लेकर आता हूँ ना, तब तक मेरी शर्ट में बटन टांग दे। राधा के बचपन में ही उसके पिताजी चल बसे थे, इसलिए उसके बड़े भाइयों ने उसे बिल्कुल पिता के समान प्यार दिया। कोई भी अगर उसे छोटी सी बात कह देता तो उसके भाई उसके लिए लड़ने को तैयार ही हो जाते थे। राधा अभी 15 साल की थी
वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने स्कूल से घर जा रही थी, तभी रास्ते से गुजर रही कुछ औरतें उसे देखकर बातें बनाने लगी। अरे ये तो राधा है ना, दीनानाथ की बेटी। इसके घर वालों की हिम्मत तो देखो, लड़की को इतनी बड़ी होने के बाद भी स्कूल भेज रहे हैं। अरे लड़की को इतना पढ़ा लिखा कर क्या मंत्री बनाना है, शादी क्यों नहीं करवा देते इसकी। अरे बहन हमें क्या, जब लड़की हाथ से निकल जाएगी ना तब इन लोगों को बात समझ आएगी। अरे लड़की को लड़कों की तरह इतना छूट देंगे तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना एक दिन। उन लोगों की बातें राधा सुन लेती है। वो जब अपने घर वापस जाती है तो उसका चेहरा जरा बुझा बुझा सा था। वो घर जाकर ठीक से खाना भी नहीं खाती। क्या हो गया राधा, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कितनी देर से देख रही हूँ, ना तो आज तूने ठीक से खाया है और ना ही कुछ बोल रही है। अरे क्या हो गया, बुखार तो नहीं हो गया तुझे? नहीं भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या? ये तू क्या बोल रही है? स्कूल में किसी ने कुछ कहा है क्या तुझसे? अगर मास्टर जी ने तुझे डांटा है तो तेरी गलती पर डांटा होगा, लेकिन फिर भी अगर मास्टर ने तुझसे कुछ कहा है तो हम स्कूल में चलकर बात करके आएंगे। नहीं भैया, मुझे मास्टर जी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कुछ औरतें कह रही थी कि मेरा स्कूल जाना ठीक नहीं है। वो सभी तरह तरह की बातें बना रही थी। क्या? इन औरतों को कुछ और काम तो है नहीं, दुनिया भर की लड़कियों के लिए बातें बनाती रहती हैं। लेकिन तू मुझे एक बात बता, तुझे उनकी बातों से क्या फर्क पड़ता है? हा? अरे दुनिया तो होती ही है कुछ न कुछ बोलने के लिए। लेकिन भैया, गांव में तो कोई भी अपनी बेटियों को बड़ी होने के बाद नहीं पढ़ाता। स्कूल में भी बस मैं और मेरी एक सहेली ही पढ़ने जाते हैं। स्कूल में लड़कियों की संख्या भी बहुत कम है। वहाँ पर हमें पढ़ने में भी बहुत अजीब लगता है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। गांव के बाकी लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, इससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अरे लोग तो पुरानी मानसिकताओं के साथ जी रहे हैं, लेकिन हम अपनी बहन को किसी से कम नहीं रखना चाहते। तो पढ़ लिख कर जब बड़ी अफसर बनेगी ना, तो देखना कैसे इन सब की बोलती बंद हो जाएगी। राधा के पांचों भाई समाज का ज्यादा दबाव नहीं लेते थे, लेकिन समाज वाले आए दिन राधा और उसकी माँ को कुछ न कुछ कहते ही रहते थे। एक दिन राधा अपनी माँ के साथ सब्जी मंडी में सब्जी लेने गई। तभी वहाँ उन्हें पड़ोस की कुछ औरतें मिली। वैसे बुरा मत मानना सुधा बहन, लड़की बड़ी हो रही है, तुम्हें नहीं लगता अब इसके हाथ की कॉपी पेंसिल हटाकर चूल्हे चौके का काम सौंप देना चाहिए? मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम मुझे नहीं बताओगे। बेटी मेरी है तो इसके भविष्य का निर्णय भी मैं ही लूंगी। तुम अपनी बेटी पर ध्यान दो। तुमने भी तो बहुत खुश होकर अपनी बेटी का ब्याह 15 साल की उम्र में करवा दिया था ना, और अब उसकी हालत कैसी है ये तुम मुझसे अच्छी तरह जानती हो। हाँ, 2 बात तुम्हारी बेटी के बारे में क्या बोली, तुम तो मेरी बेटी के ऊपर ही चढ़ गई। मेरी बेटी बहुत खुश है। हाय बड़ी बकवास करने वाली। जिस दिन तुम्हारी बेटी घर से भाग जाएगी ना, उस दिन रोती बैठोगी तुम। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब बोलने की? मेरी बेटी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम जैसे लोगों को तो मुंह लगाना ही बेकार है। बदतमीज कहीं की, कुछ भी बोलते हो। इस बात पर मंडी में सुधा की शीला से बहस हो जाती है और सुधा बड़े ही गुस्से से राधा के साथ घर आ जाती है। आखिर ये गांव की औरतें खुद को समझती क्या है? अपने घर और अपने बच्चों से तो इन्हें मतलब नहीं, लेकिन दुनिया के बच्चों की पंचायत पूरी करनी है इन्हें। क्या हो गया माँ, किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है क्या? वही रोज की बात है भैया, जो मोहल्ले वाले बोलते हैं। मेरी वजह से आप लोगों को कितना कुछ सुनना पड़ता है। अगर परेशानी की जड़ मैं ही हूँ तो भेज दो मुझे यहाँ से। मैं भी आकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर आप लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे तू पागल हो गई है क्या? हाँ? 2-4 लोगों की बात सुनकर हम तेरा जीवन बर्बाद कर देंगे। और इस बार मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, अगर किसी ने इस बार राधा के बारे में कुछ कहा ना, तो मेरा गुस्सा बरसने में समय नहीं लगेगा। मैं सोच रहा था कि गांव वाले कुछ दिन बोलकर चुप हो जाएंगे, लेकिन इन्हें तो कोई शर्म ही नहीं है। राधा के पांचों भाई बहुत गुस्से में थे।
अगले दिन राधा स्कूल गई तो हेडमास्टर ने राधा को स्कूल में बैठने से मना कर दिया। देखो राधा, तुम हमारे स्कूल में इकलौती लड़की हो और बाकी बच्चों को तुम्हारे साथ बैठने में दिक्कत होती है। लड़के तुम्हारे साथ बैठकर नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए कल से तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। भला ये क्या बात हुई सर? दिक्कत उन लोगों को होती है तो उसका भुगतान मैं क्यों करूं? और आप खुद एक शिक्षक होकर ये बात कर रहे हैं। आपको तो मुझे प्रोत्साहन देना चाहिए और गांव की बाकी लड़कियों को भी पढ़ने के लिए बुलाना चाहिए। आप तो मुझे भी यहाँ पर पढ़ने आने से मना कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता राधा। सभी लड़कों के माता पिता को तुमसे दिक्कत है। तुम कल से स्कूल नहीं आओगी, और अगर आओगी भी तो कोई तुम्हें स्कूल के अंदर दाखिल नहीं होने देगा। हेडमास्टर राधा को स्कूल से वापस भेज देते हैं। राधा घर आकर अपने भाइयों को ये बात बताती है। अरे ये कैसा हेडमास्टर है जो लड़का लड़की में भेदभाव कर रहा है? शर्म नहीं आती इसे? हम कल के कल जाकर उस हेडमास्टर से बात करेंगे। अरे ऐसे कैसे वो हमारी बहन को बीच स्कूल से बाहर निकाल सकता है? अगली सुबह राधा के पांचों भाई उसके साथ स्कूल जाते हैं, जहाँ पर बाकी के लड़कों की माता पिता भी आए हुए थे। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हमारी बहन को स्कूल से निकालने का अधिकार आपको किसने दिया? इस देश में लड़का और लड़की दोनों को बराबर शिक्षा का अधिकार है। तुम्हारी बहन स्कूल में नहीं पढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी बहन की वजह से गांव की बाकी लड़कियां भी पढ़ने का जिद करने लगी हैं। हाँ, जिस उम्र में इनको चूल्हा चौका संभाल कर शादी कर लेनी चाहिए, उस उम्र में वो पढ़ने लिखने की जिद कर रही हैं। अरे अगर ये पढ़ेंगी लिखेंगी तो हमारे लड़के क्या करेंगे? हाँ, तुम अपनी बहन की वजह से गांव की सभी लड़कियों को बिगाड़ रहे हो। देखिए, मैं इन लोगों का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी बहन को स्कूल ना भेजो, और अगर आपको इसे पढ़ाना ही है तो किसी और स्कूल में पढ़ा लो। गांव वालों के आगे हेडमास्टर साहब भी उनकी बातों की तरफ झुक गए और ना चाहते हुए भी राधा के भाइयों को उसे स्कूल से निकलवाना पड़ा। ये गांव वाले क्या सोचते हैं कि हमारी बहन को स्कूल से निकलवा देंगे तो क्या हमारी बहन पढ़ेगी नहीं? तुझे पढ़ाने के लिए हमें तुझे शहर भी भेजना पड़े ना, तो हम तुझे शहर भेजेंगे। अब तो इन गांव वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन बेटा, अकेली राधा को शहर पढ़ने के लिए कैसे भेजेंगे? हम तो जानते भी नहीं कि शहर का माहौल कैसा होता है। अगर हमारी राधा को वहाँ कुछ हो गया तो? तुम चिंता मत करो माँ, हमारी राधा को कुछ नहीं होगा। शहर में बहुत सारे हॉस्टल होते हैं, तो हम किसी भी हॉस्टल में राधा का नाम लिखवा देंगे। उसके बाद राधा का ध्यान वो हॉस्टल वाले अपने आप रख लेंगे। और अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो ना राधा, तो तुम हमें फोन करके बता सकती हो। भैया, मैं जानती हूँ कि आप पांचों मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब गांव में रहते रहते मैं पढ़ रही थी, तब लोगों ने मेरे खिलाफ इतनी सारी बातें बना दी। अगर मैं शहर जाकर पढ़ूंगी तो ना जाने लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, और आपको मेरे लिए क्या क्या सुनना पड़ेगा। देख मेरी बहन, ये लोग नहीं चाहते कि लड़कियां समाज में आगे बढ़ें, क्योंकि इन्हें लगता है कि एक लड़की आगे बढ़ेगी तो उनकी लड़कियां भी आगे बढ़ाने के लिए आवाज उठाएंगी। तो इन सब की चिंता छोड़, बस अपनी पढ़ाई की चिंता कर। अगले साल तू 11वीं में जाएगी, और मैं चाहता हूँ तू 11वीं में सोच समझकर अपना सब्जेक्ट ले, ताकि तुझे आगे जो भी बनना है वो बन सके। मैं सच बताऊं तो मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ और लोगों की सोच को बदलना चाहती हूँ भैया। जैसा हेडमास्टर साहब ने मेरे साथ किया, मैं नहीं चाहती भैया कि किसी और लड़की के साथ भी ऐसा हो। अभी तक तो मुझे समाज का दबाव लग रहा था, लेकिन अब मैं भी समाज के आगे नहीं दबूंगी। मैं शहर में पढ़ने के लिए जाऊंगी। राधा के पांचों भाई उसे पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। वहाँ की पढ़ाई, हॉस्टल में रहना और बाकी सब खर्चा बहुत महंगा था, लेकिन फिर भी उसके पांचों भाई दिन रात कड़ी मेहनत करके उसके लिए सब कर रहे थे। बिरजू अपने खेत में हल जोत रहा था, तभी उसके पास राधा का फोन आता है। भैया, नई क्लास में मेरा एडमिशन होना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। आप मुझे थोड़े से पैसे भेज सकते हो क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बता तुझे कितने पैसे चाहिए? एडमिशन और हॉस्टल का मिलाकर 20,000 रुपए है भैया। और मैं आपको पहले ही कह रही थी कि मुझे शहर मत भेजो। अब इतना खर्चा कहाँ से संभलेगा? अरे क्या कहाँ से नहीं संभलेगा? तेरे 5 भाई हैं,
और क्या हम पांचों मिलकर तेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते? आज ही तेरे पास पैसे भेज देंगे, चिंता मत कर। बिरजू घर आकर अपने भाइयों को ये बात बताता है तो पांचों भाई मिला जुला कर राधा को पैसे भेज देते हैं। मगर राधा के शहर चले जाने से गांव वाले तरह तरह की बातें बनाते थे। हमने तो आज तक नहीं देखा कि कोई अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए शहर भेजता हो, लेकिन इन लोगों की सोच तो कुछ ज्यादा ही आधुनिक हो गई है। दे रहे हैं ना ज्यादा छूट, कुछ समय बाद अपने आप पता चल जाएगा। तुम लोग फिर से शुरू हो गए। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? या मेरी बेटी तुम्हें इतनी अच्छी लगती है कि ले देकर हर बार उसी के बारे में बातें करना शुरू कर देते हो? अरे हमें तुम्हारी बेटी क्यों अच्छी लगने लगी? छोड़ो, अभी तुम्हें कुछ कह देंगे तो भड़क जाओगी। चलो बहन, चलते हैं यहाँ से। लोगों की बातें सुन सुनकर अब सुधा का दिमाग खराब होने लगा था। 2 साल बाद राधा अपनी पढ़ाई करके वापस गाँव आई और जैसे ही वो गांव आई तो उसके लिए गांव के मुंशी जी एक रिश्ता लेकर आए। अरे सुधा बहन, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। वैसे भी आज नहीं तो कल बेटी की शादी तो करनी ही है, और कल पता नहीं ऐसा रिश्ता मिले ना मिले। अब सामने से रिश्ता चल कर आ रहा है तो शादी कर दो ना। लेकिन मुंशी जी, अभी राधा इतनी बड़ी नहीं हुई है कि हम उसकी शादी कर दें। पहले के जमाने में इस उम्र में शादी हो जाती थी, लेकिन आजकल इतनी जल्दी शादी कौन करता है? हाँ, और वैसे भी अभी हम राधा को आगे की पढ़ाई करवाना चाहते हैं। उसमें भी कम से कम 3-4 साल तो लगेंगे। उससे पहले हम उसकी शादी नहीं करवाने वाले। एक बार वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उसके बाद हम उसकी शादी करवा देंगे। बेटा, अच्छे रिश्ते ऐसे नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, तो इसे हाथ से जाने मत दो। और तुम लोगों की भी तो अब शादी होने वाली है। अरे कल को तुम्हारी पत्नी कैसी आएगी, वो राधा को किस तरह से रखे, क्या पता। और तुम्हारी भी तो आजकल तबीयत खराब रहती है ना सुधा बहन। अब देखो ना, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा ना, लेकिन तुम्हारी बेटी की शादी जितनी जल्दी हो जाए और तुम्हारे रहते हो जाए उतना ही अच्छा है। बाकी फैसला तो तुम्हारा ही होगा। मैं चलता हूँ। मुंशी जी ये सब बातें बोलकर चले जाते हैं, लेकिन सुधा के मन में उनकी बातें घूमती रहती हैं। मुझे लगता है कि मुंशी जी ठीक कह रहे हैं और बेटा, कुछ चीजें समय के अनुसार कर देनी चाहिए। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे रहते मेरी राधा की शादी हो जाए। लेकिन माँ। नहीं बेटा, देखो, मैं जानती हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो और तुम पांचों उसके लिए बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। ससुराल अच्छा है तो क्या पता वो लोग भी उसे शादी के बाद पढ़ाई करने दे। अगर ससुराल ऐसा होगा तो हम शादी जरूर कर देंगे, लेकिन किसी ऐसी जगह अपनी बहन को नहीं ब्याहेंगे जहाँ उसे दब कर रहना पड़े। हम उन लोगों से इस बारे में बात करेंगे। अगर वो इस बात के लिए मान गए तो फिर ठीक है। मुंशी जी के बताए हुए रिश्ते वालों से राधा के पांचों भाई और उसकी माँ बात करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे आप रखते हो। अगर वो आगे पढ़ना चाहती हो तो हम उसे जरूर पढ़ाएंगे। ये बात सुनकर राधा की माँ और उसके पांचों भाई बहुत खुश होते हैं और धूमधाम से राधा की शादी विनोद से कर देते हैं। विनोद जी, मुझे अपनी ग्रेजुएशन का एडमिशन कराना है, आप मेरे साथ चलेंगे ना? अरे कौन सी यूनिवर्सिटी और कैसी यूनिवर्सिटी? अरे तुम्हारी शादी हो गई है तो घर संभालो ना। आखिर करना क्या है तुम्हें इतना पढ़कर? लेकिन विनोद जी, शादी से पहले तो ये बात हो गई थी ना कि मैं शादी के बाद भी पढ़ाई करूंगी, तो अब आप मुझे पढ़ाई करने से क्यों मना कर रहे हैं? देखो, पहले क्या बातें हुई है और क्या नहीं, इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। शादी से पहले जो लड़के वालों की तरफ से बातें की गई थी वो धीरे धीरे करके झूठी साबित होती जा रही थी। शादी के कुछ समय बाद तो विनोद ने घर पर शराब पीकर आना शुरू कर दिया था। ये क्या, आप शराब पीकर आए हैं? आप तो कहते थे कि आप ऐसा कुछ नहीं करते। फिर से तेरी किटकिट शुरू हो गई, हाँ? मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब कर, समझे? जा यहाँ से। राधा को बहुत गुस्सा आ रहा था
कि विनोद शराब पी कर आया है, इसलिए इस बात पर उसकी बहस हो गई और विनोद ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। राधा रोती हुई अपने कमरे में ही बैठ गई। वो अपने भाइयों को ये सब बात कर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी एक दिन उसके पांचों भाई सिंधारा लेकर उससे मिलने के लिए आ गए। क्या बात है राधा, पहले तो तू बड़ी खुश रहती थी, लेकिन आज तो हमें जरा उदास सी लग रही है। तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है भैया। आप बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। राधा के भाई समझ रहे थे कि राधा जरूर उनसे कोई बात छुपा रही है। तभी अंदर से उन्हें विनोद के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कहाँ रखी है मेरी शराब की बोतल? अगर मुझे अभी के अभी मेरी शराब की बोतल नहीं मिली ना तो तेरी खैर नहीं। भगवान के लिए कम से कम आज तो ये सब मत कीजिए। मेरे भाई आए हैं, अगर उन्हें ये सब पता लग गया तो वो बहुत दुखी होंगे। अरे मुझे तेरे भाइयों से कोई मतलब नहीं है। बता, तूने मेरी शराब की बोतल कहाँ रखी है? विनोद राधा के भाइयों के सामने कम से कम शराब ना पिए, इसलिए राधा ने उसकी शराब की बोतल छुपा दी थी। लेकिन इस बात पर विनोद ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया था और ये सब होते हुए राधा के भाइयों ने अपनी आंखों से देख लिया। अपनी बहन पर इस तरह जुल्म होते हुए पर नहीं देख पाए और उन्होंने विनोद के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। राधा, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तू इतनी परेशान है? अगर हमें यह सब पता होता तो हम पहले ही तुम्हें यहाँ से ले जाते। हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर मैं आप सबको परेशान और नहीं करना चाहती थी, इसलिए वैसे भी शादी के बाद तो ससुराल में लड़की को निभाना ही पड़ता है ना, तो बस बताकर क्या करना था भैया। वो जमाना और था राधा, जब लड़कियों को अत्याचार सहना पड़ता था, लेकिन आज वो जमाना नहीं है। हम तुझे ऐसे नरक में नहीं रहने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पूरी जिंदगी तुझे अपने साथ रखेंगे। अभी के अभी चल यहाँ से। लेकिन भैया, अगर पड़ोसियों को ये सब पता चल गया तो वो बहुत बातें बनाएंगे और आप सबको कहेंगे कि अपनी बहन को सबसे अलग रखना था ना। अब देखो, अपना घर भी नहीं बसा पाए। क्या ये सब तू क्या सोच रही है? हमें लोगों की परवाह नहीं है कि वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं। हमें बस अपनी बहन की परवाह है। लोगों की बातों के बारे में सोचकर तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हम। राधा के भाई राधा को वहाँ से ले जा लेते हैं। हालात ज्यादा बिगड़ते हुए देखकर वो लोगों के बारे में बिना सोचे राधा को उसके पति से तलाक दिलवाते हैं और राधा की पढ़ाई फिर से शुरू करवाते हैं। राधा अब अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी वकील बनती है जो लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है। अगर राधा के पांचों भाई उसे इतना प्यार न करते तो आज राधा को अपने ससुराल में अत्याचार और जिल्लत भरा जीवन जीना पड़ता। लेकिन राधा के भाइयों ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने उसे एक दलदल से निकाला और उसे इस काबिल बनाया कि बाकी दलदल में फंसी लड़कियों के लिए भी राधा एक आवाज बन सके और उनकी जिंदगी भी संवार सके।